हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। तो आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। टोटल इस चैप्टर में 6 प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.1 में हम लोग देखने वाले हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है डेटा का। जो हमारे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होंगे उनका मीन कैसे निकाला जाता है वो हम लोग 6.1 प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। देन प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम लोग देखेंगे कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीडियन कैसे निकाला जाता है। एंड देन प्रैक्टिस सेट 6.3 में हम लोग देखेंगे कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मोड कैसे निकाला जाता है। तो यानी कि 6.1, 6.2 एंड 6.3 में हम लोग ये देखने वाले हैं मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे डेटा होते हैं ना उसको हम लोग कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो हम प्रैक्टिस सेट 6.4, 6.5 एंड 6.6 में देखने वाले हैं। तो 6.4 में हम लोग देखेंगे कि हम हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। 6.5 में हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। एंड 6.6 में हम लोग देखेंगे कि पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये टोटल छोटा सा समरी था कि इस पूरे प्रैक्टिस सेट में क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है इसके मैंने हैंड रिटन नोट्स भी आपके लिए बनाए हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं मेरा भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ। लास्ट ईयर मैंने और दिनेश सर ने दोनों ने मिलके लास्ट ईयर के बच्चों के लिए बहुत सारी सीरीज लाई थी। तो इस साल के बच्चों के लिए भी हम बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, आपका है ना 9th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर था दैट इज स्टैटिस्टिक। यस, अलजेब्रा में एक लास्ट चैप्टर था दैट इज स्टैटिस्टिक, लेकिन है ना वो चैप्टर थोड़ा सा आपको क्या था, डिलीट हो गया था, यानी कि वो चैप्टर रिड्यूस हो गया था ड्यू टू कोविड, आपको पता ही होगा। तो आपको है ना स्टैटिस्टिक ये जो चैप्टर है ना उसका मैं थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ, क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया होगा जब मैंने आपको ये छोटा सा समरी दिया होगा। यस, आपको मैंने ये मीन, मीडियन, मोड बोला तब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्टैटिस्टिक है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है, देखो ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टेटस। इसका मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? इसका मतलब होता है स्टेटस, ठीक है। अभी स्टेटस किसी का भी हो सकता है, स्टेटस ऑफ द पीपल, स्टेटस ऑफ द स्टेट, यानी कि किसी का भी जो स्टेटस है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैटिस्टिक। जैसे कि मैं आपको है ना बताती हूँ, एग्जांपल से बताती हूँ कि स्टैटिस्टिक में हम लोग क्या करने वाले हैं। ये जो स्टैटिस्टिक है ना ये किससे डील करता है? इट डील्स विथ, देखो मैं समझाती हूँ, इट डील्स विथ कलेक्शन, इट डील विथ कलेक्शन, एनालाइजेशन एंड इट डील्स विथ इंटरप्रिटेशन। ओके, इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिक जो है ना ये किस किस से डील करता है? इट डील्स विथ कलेक्शन। ओके, कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम क्या करेंगे स्टैटिस्टिक में? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ना, दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। यस, यहाँ पे ना आप एक वर्ड को बार बार सुनोगे, दैट इज डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको ही हम बोलते हैं डेटा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने आपका है ना एक कोई टेस्ट हुआ था और मैंने क्या किया, वो मार्क्स है ना कलेक्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो डेटा का मतलब समझा कि नहीं? डेटा का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा, ठीक है। जैसे कि अभी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर मैं आपका सपोज करो कि आपके मार्क्स का कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, आपके मार्क्स कलेक्ट कर रही हूँ,
आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया वो कलेक्ट कर रही हूँ, आपकी हाइट क्या है वो कलेक्ट कर रही हूँ, ये सब इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रही हूँ। तो दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। ठीक है, तो यानी कि ये जो स्टैटिस्टिक है ना, ये किससे डील करता है? इट डील्स विथ कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज डेटा। जैसे कि मान लो कि मैंने ना आपके कुछ मार्क्स कलेक्ट किए, मान लो कि आउट ऑफ 10 एक टेस्ट कंडक्ट हुआ था, और आउट ऑफ 10 मार्क्स आप लोग को कितने कितने मार्क्स मिले हैं, लेट्स सी। और मैंने यहाँ पे जो डेटा है ना, वो मान लो कि 5 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, ज्यादा नहीं, 5 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया, ओनली 5 स्टूडेंट्स का मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया। तो जो पहला स्टूडेंट है उसको आउट ऑफ 10 9 मार्क्स मिले। मान लो कि जो दूसरा बच्चा है उसको आउट ऑफ 10 2 मार्क्स मिले। तीसरा जो है उसको मान लो कि आउट ऑफ 10 4 मार्क्स मिले, और जो हमारा चौथा है उसको आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले, और जो लास्ट वाला था उसको आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, एक कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है, एंड दिस इंफॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है इसी को हम बोलते हैं डेटा। यस, तो यानी कि यहाँ पे देखो जो स्टैटिस्टिक्स है दैट डील्स विद कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी मैं इसको एनालाइज करूंगी मतलब मैं देखूंगी ना कि कौन सा बच्चा कमजोर है, इसमें कौन सा बच्चा चलो अच्छा कर रहा है, टेस्ट में परफॉर्म अच्छा कर रहा है, उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगी, एनालाइज करूंगी। टीचर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये जो दूसरा बच्चा है ना, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इसको आउट ऑफ 10 2 मार्क्स ही मिले, और तीसरा जो बच्चा है ये भी कोई खास नहीं कर रहा है, ये भी कमजोरी है। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 इसको 4 मार्क्स मिले हैं। तो यानी कि ये जो बीच के जो ये 3 बच्चे हैं ना, इन पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, इनको पूछना है कि क्या हुआ, बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एनालाइज किया कि कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है टेस्ट में और कौन सा बच्चा थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनालाइज किया मैंने। अभी मैं क्या करूंगी, इसको इंटरप्रिटेशन करूंगी मतलब अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अभी यहाँ पे मैं एनालाइज तो मैंने कर लिया, अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो 3 बच्चे हैं ना, इन पे मैं फोकस करूंगी मतलब इनको और अच्छे से समझाऊंगी ताकि इनका रिजल्ट जो है वो अच्छा है। और बाकी जो 2 बच्चे हैं वो तो अच्छा ही कर रहे हैं। ओके, तो अभी इंटरप्रिटेशन करना मतलब कि चलो एनालाइज कर लिया, अभी आ रही है रिजल्ट की बारी, अभी आ रही है कंक्लूजन की बारी कि अभी मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि ये 3 बच्चे क्या करें, ये भी अच्छा परफॉर्म करे। तो यानी कि स्टैटिस्टिक जो है दैट डील्स विथ कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, और जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको एनालाइज करने के बाद उसको इंटरप्रिटेट करना। तो दिस इज स्टैटिस्टिक। आई होप आपको स्टैटिस्टिक का मतलब समझ में आ गया होगा। स्टैटिस्टिक मतलब मैंने बोला ना, लैटिन वर्ड दैट रिप्रेजेंट स्टेटस, उसका मतलब क्या होता है, स्टेटस। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये स्टेटस बता रहा है, बच्चों का स्टेटस बता रहा है कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम में। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि डेटा क्या होता है ना। अभी डेटा मैंने बता दिया, यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन भी लिख दिया है, फिर भी आप एक बार देख लो। डेटा का मतलब होता है, डेटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डेटा। और मोस्टली यहाँ पे हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं या जो इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं, वो इंफॉर्मेशन मोस्टली नंबर्स के फॉर्म में होगी, मतलब मोस्टली न्यूमेरिकल होगी। जैसे कि देखो, अभी मैंने मार्क्स कलेक्ट किए थे, तो ये जो डेटा था वो नंबर के फॉर्म में था, राइट। अगर मान लो मैं आपका बर्थ डेट कलेक्ट कर रही हूँ, सारे बच्चों का बर्थ डेट कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये भी नंबर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। मान लो कि मैं आप सब बच्चों का हाइट कलेक्ट कर रही हूँ, हाइट का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये भी एक नंबर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, राइट। यस, तो यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दैट इंफॉर्मेशन विल बी मोस्टली नंबर के फॉर्म में होगी, वो इसी को बोलते हैं हम लोग डेटा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं बस, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा क्योंकि आई नो आपका 9th स्टैंडर्ड कैसा गया है, तो ठीक है मैं दे देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये डेटा का मतलब कि यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक का यूज क्या है, तो सबसे बढ़िया यूज तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपके बुक में। यहाँ पे देखो, ये कोई हमारे सर है,
ठीक है, फ्रांसिस गैल्टन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ये ना मतलब इनको बहुत शौक था, ये ना पीपल्स के मतलब अलग अलग मतलब कि अलग अलग बैकग्राउंड के पीपल्स का है ना डेटा कलेक्ट करते रहते थे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है पूरा, अच्छे से आप रीड करना, मैं आपको मेन जो है ना वो बताऊंगी। यहाँ पे वो कलेक्ट करते थे कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनका हेल्थ का डेटा। तो इनको बहुत शौक था, ये बहुत डेटा कलेक्ट करते थे। और एक टाइम पे इनको क्या पता चला पता है, इनको ये पता चला कि यही थे वो जिन्होंने पता किया कि बाय दैट टाइम it was known that the fingerprints of different people are different। यानी कि ये थे वो जिनको पता चला कि जो हम पीपल्स होते हैं यानी कि जो इंसान होते हैं तो उनका जो फिंगरप्रिंट है, सारे इंसान का फिंगरप्रिंट जो है वो अलग 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 है। ये कैसे पता चला उनको, क्योंकि उन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किया होगा, वहां से उन्होंने कुछ एनालाइज किया, फिर उन्होंने इंटरप्रिटेट किया कि अच्छा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिनका फिंगरप्रिंट मैच हो सकता है। यस, तो यानी कि यहाँ पे इनका ये जो इन्वेंशन है वो बहुत काम आया। और आज आपको पता ही होगा कि जो भी क्रिमिनल वगैरह होते हैं उनको पकड़ने के लिए ये एक सबूत के तौर पे बहुत काम आता है। यस, वही थे, यही थे वो इंसान, यही थे वो सर जिन्होंने हमको ये बताया कि कोई भी दो इंसान का या कोई भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट मैच होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। यस, यहाँ पे लिखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे है ना आपको बताना चाहती हूँ डेटा के बारे में आगे। यहाँ पे देखो, वैसे तो ये 9th में हुआ था लेकिन एक इंट्रोडक्शन देना बनता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखना, टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग रॉ डेटा। व्हाट इज रॉ डेटा? रॉ डेटा बहुत ही सिंपल है। मान लो कि मैंने ना जैसे डेटा कलेक्ट किया था वैसे ही उसको रख दिया, यानी कि वैसे ही उसको लिख दिया। जैसे कि मान लो कि मैं 10 स्टूडेंट्स का, फिर से मैं वही बोलूंगी कि मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 10 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करने वाली हूँ। और किसका डेटा कलेक्ट करूंगी? वही मार्क्स का डेटा कलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट का मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है मार्क्स का। आउट ऑफ 10 ही ले लेते हैं हम लोग। आउट ऑफ 10 उनको कितने कितने मार्क्स मिले हैं, लेट्स सी। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ मार्क्स, ठीक है, अपने मर्जी से लिख रही हूँ वैसे तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 2 5 3 5 8 मान लेते हैं। यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 रख देते हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। ठीक है, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 बरोबर हो गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ 10 बच्चे हैं उनका डेटा कलेक्ट किया और ऐसे के ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये डेटा कलेक्ट करने से होता क्या है बच्चा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस डेटा को अभी मैं एनालाइज करूंगी ना, कि मैं देखूंगी कौन सा बच्चा वीक है, कैसे चल रही है बच्चों की पढ़ाई, कौन सा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये सब हम यहाँ पे बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं इस डेटा की मदद से। ओके, तो बहुत काम का है। तो ये हो गया हमारा रॉ डेटा कि जैसे मैंने कलेक्ट किया था डेटा वैसे ही यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, अभी रॉ डेटा मतलब एकदम सीधा साधा सिंपल डेटा, कच्चा डेटा, आया डेटा वैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा जो है हमारा, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे अनग्रुप डेटा। यस, अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये रॉ डेटा जो है ना, इसी को मैं अभी अनग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने वाली हूं। आप देख लेना कैसे कन्वर्ट करूंगी। तो यहाँ पे ना मैं कुछ टेबल बनाने वाली हूँ। अभी देखना, यहाँ पे मैं कुछ टेबल बनाने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना, ये टेबल वेबल आपको भी बनाना है। यस, तो यहाँ पे मैं टेबल बना रही हूँ, 2 कॉलम्स मैंने बना दिए, इनको कॉलम बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर्स है ना उनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 3 से हो रही है। नहीं 2 से हो रही है। तो 2 से हो रही है, उसके बाद 3 भी किसी ने तो लाया है। 4 मार्क्स किसी ने लाया है क्या? नहीं। 5 लाया है। 6 लाया है क्या? हाँ 6 लाया है। 7 नहीं लाया है किसी ने। 8 लाया है, 9 लाया है और 10 लाया है। तो 8 लाया है, 9 लाया है, इसको यहाँ पे हम रफ करेंगे, और यहाँ पे 10 भी लाया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, ये तो हो गए, ये कॉलम क्या है, इस कॉलम का नाम जो होगा ना वो होगा बच्चा मार्क्स,
क्योंकि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, दैट इज अबाउट मार्क्स, तो यहाँ पे मार्क्स आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये दूसरा कॉलम क्यों बनाया है, तो यहाँ पे आपको समझेगा, ये दूसरा कॉलम होता है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम दूसरे नाम से ऐसा भी बोलेंगे, दिस इज फ्रीक्वेंसी। यस, क्या बोलेंगे इसको, ये वर्ड सुन लो, इसको अपने दिमाग में डाल दो, बहुत काम आने वाला है। ये है फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे कि मैं समझाऊंगी, जैसे कि देखो 2 मार्क्स कितने बच्चों को मिले बच्चा, तो 2 मार्क्स एक ही बच्चे को मिले, तो मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब 2 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, क्लियर हो गया। यस, अभी 3 मार्क्स बताओ कितने बच्चों को मिले हैं, तो 3 मार्क्स भी एक ही बच्चों को मिले हैं, तो यहाँ पे भी 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको 3 मार्क्स मिले हैं वो है 1। अब आ जाते हैं 5 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, तो 5 मार्क्स 2 बच्चों को मिले हैं, नहीं 3 बच्चों को मिले हैं, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3। मतलब 5 मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी है, 5 मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी है, या 5 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे 3 है। ओके, एंड 6 मार्क्स एक ही बच्चे को मिले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 1। 8 मार्क्स 2 बच्चे को मिले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 9 मार्क्स एक को मिला है, 10 मार्क्स भी एक को मिला है। और सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया था, यहाँ पे हमने 10 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया था ना, यानी कि यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 10 आएगा। तो यहाँ पे जब हमको ये लिस्ट वाला जो डेटा मिलता है, उसको जब हम टैबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो ये जो डेटा है इसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप डेटा, एंड दिस टेबल इज नोन एज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो 2 टाइप के डेटा है ना, इनको हमने 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से मतलब पढ़ा है। अभी आ जाते हैं हम लोग थर्ड टाइप ऑफ डेटा, जो कि है हमारा ग्रुप डेटा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा 10th स्टैंडर्ड है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डेटा से ही डील करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके नाम से जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ग्रुप बनने वाला है, तो यस यहाँ पे कुछ ग्रुप बनने वाला है। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अभी मैं ग्रुप बनाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। फिर से अभी हम लोग क्या करेंगे कि आपके जो मार्क्स है उन्हीं का डेटा कलेक्ट करेंगे, और आपके जो मार्क्स है वो सेमिस्टर एग्जाम के, मान लो कि आपके सेमिस्टर एग्जाम अभी हुए हैं, तो सेमिस्टर में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, अलजेब्रा या ज्योमेट्री कोई भी ले लो एक सब्जेक्ट, उसके मार्क्स हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो अलजेब्रा या ज्योमेट्री का पेपर है वो 40 मार्क्स का होता है, राइट। तो अभी ये तो 40 मार्क्स का पेपर होता है, तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मार्क्स है ना, इनको ग्रुप में मतलब ग्रुप में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ये जो मार्क्स है ना, इनको अभी हम लोग ग्रुप में बांटेंगे। तो यहाँ पे ये जो कॉलम होगा वो होगा हमारा मार्क्स वाला कॉलम। अब यहाँ पे देखना, ये जो मार्क्स है इसको हम कैसे ग्रुप में बांटते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 to 10। ओके, 0 to 10 कितने बच्चों को मार्क्स मिले हैं वो हम इसके बाजू में लिख देंगे। देखो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रुप डेटा। यस, तो यहाँ पे देखो अभी नेक्स्ट क्या आएगा हमारा कि 10 to 20 के इसमें कितने बच्चों को मार्क्स मिले हैं वो हम इसके बाजू में लिखेंगे। फिर 30 यहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है हमको। तो यहाँ पे 20 to 30 के रेंज में कितने बच्चों को मार्क्स मिले हैं वो इसके बाजू में होना चाहिए। एंड देन 30 to 40 के इसमें या इस रेंज में कितने बच्चों को मार्क्स मिल रहा है वो इसके बाजू में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारा 40 मार्क्स का जो पेपर होता है, अभी मुझे क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है कि आपका अलजेब्रा में कितना मार्क्स आया है, चलो मुझे बताओ। तो मैंने क्या किया, ये जो मार्क्स है ना, पहले तो इनको ग्रुप में बांट दिया, और अब मैं आपको एक एक करके पूछ रही हूँ, चलो बताओ कि 0 to 10 के रेंज में कितने बच्चों को मार्क्स मिला है। तो सब बच्चे अपना हाथ खड़ा करेंगे और मैं यहाँ पे उनको काउंट करके लिख दूंगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, हमेशा याद रखना इसको। और एक बात, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एफ से। यस, ये जो कॉलम होगा ना बच्चा, इसको हम लोग स्मॉल लेटर एफ से भी डिनोट करेंगे। तो ये भी याद रखो, अभी
ओके, कहीं कहीं पे आप एफ देखोगे, कहीं कहीं पे आप एफ और बाजू में आई देखोगे, बाजू में छोटा सा आई भी देखोगे। अब ये छोटा सा आई क्यों रहता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी बस इतना बोलना था कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अभी अगर मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बता ही दिया कि इसको स्मॉल लेटर एफ से लिखते हैं, तो ये भी सुन लो कि ये जो हमारा जिसका हमने डेटा कलेक्ट किया है, जैसे कि मार्क्स का डेटा कलेक्ट किया है, तो ये जो कॉलम होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्लासेस भी बोलते हैं। इस कॉलम को हम लोग क्लासेस भी बोलेंगे, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, नहीं इसको हम लोग किससे भी डिनोट नहीं करते हैं फिलहाल, लेकिन हाँ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासेस भी बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा और भी सुन लो इसके बारे में। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये क्या है, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, ये भी क्या है, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, और ऐसे क्लास 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 से बन गया हमारा ये पूरा कॉलम क्लासेस, ठीक है। इस कॉलम को हम क्या बोलेंगे, क्लासेस बोलेंगे। अब इतना भी समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे सुनना, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखो, ये एक क्लास है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इस क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताओ, यानी कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट बताओ, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो 0 है दिस इज नोन एज लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, और ये जो हमारा 10 है, ये जो हमारा 10 है, ये हो जाएगा हमारा अपर क्लास लिमिट। यस, ये दो वर्ड आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लोअर क्लास लिमिट एंड व्हाट इज अपर क्लास लिमिट। तो ये हो जाएगा हमारा अपर क्लास लिमिट। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक, क्योंकि मैंने बोला ना ग्रुप डेटा ही तो हमारा 10th का सिलेबस में है, मतलब ग्रुप डेटा ही तो है हमारे 10th के सिलेबस में, तो इसको तो मुझे थोड़ा डेप्थ में पढ़ाना पड़ेगा ना, इंट्रोडक्शन तो अच्छे से देना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे ये देखो, ये ग्रुप डेटा है, अभी तक डेटा मैंने कंप्लीट नहीं किया है, अभी मैं कंप्लीट करती हूँ, रुको। तो यहाँ पे मान लो कि 0 और 10 के इसमें मान लो कि 5 बच्चों को मार्क्स मिले हैं, 10 से 20 के इसमें बच्चों को 10 बच्चों को मार्क्स मिले हैं, और 20 to 30 के ग्रुप में 15 बच्चों को मार्क्स मिले हैं, और मान लो कि 30 to 40 के रेंज में 10 बच्चों को मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इनका टोटल क्या आ रहा है, 10, 20, 30, 40, यानी कि यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। हाँ, ये भी ध्यान से सुनना, ये कैपिटल लेटर एन मींस क्या, कैपिटल लेटर एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब मैंने कितने बच्चों का डेटा कलेक्ट किया था, मैंने 40 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे 40 मार्क्स और 40 स्टूडेंट से आप कंफ्यूज मत होना, तो एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे 20 कर देती हूँ। तो यानी कि मैंने कितने बच्चों का डेटा कलेक्ट किया था, यहाँ पे मैंने 50 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया था। एंड ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है, दिस इज नथिंग बट टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। तो यहां से आपको क्या क्या क्लियर हुआ, देखो यहाँ पे ये जो टाइप का डेटा है दिस इज ग्रुप डेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप बन रहा है। ये 40 मार्क्स आउट ऑफ 40 बच्चों को कितने कितने मार्क्स मिला, कितने कितने मार्क्स मिले हैं, तो हमने क्या किया, उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। चलो बताओ 0 to 10 के इसमें, 0 to 10 के इसमें कितने बच्चों को मार्क्स मिले, 5 बच्चों को। 10 to 20 के इसमें कितने बच्चों को मार्क्स मिले हैं, 20 बच्चों को मार्क्स मिले हैं, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मार्क्स वाला कॉलम होता है, या ये जो पहला कॉलम होता है जो ग्रुप होता है, इस कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉलम को हम लोग क्लासेस बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला जो कॉलम होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसको हम लोग स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं इस कॉलम को। और जो टोटल फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको हम लोग कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। और ये जो है ये एक इंडिविजुअल क्लास है, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है। हर क्लास की एक लोअर क्लास लिमिट होती है और अपर क्लास लिमिट होती है। तो यहाँ पे इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट है 0, अपर क्लास लिमिट है 10, ठीक है। वेयर एज नीचे आ जाओ, इसकी ये लोअर क्लास लिमिट जिसको हम लोग एल से डिनोट कर सकते हैं बिंदास, एंड 20 जो है दिस इज अपर क्लास लिमिट जिसको हम यू से डिनोट कर सकते हैं। तो ये है लोअर क्लास लिमिट, दिस इज अपर क्लास लिमिट, दिस इज लोअर क्लास लिमिट, दिस इज अपर क्लास लिमिट। एवरीवन क्लियर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, रॉ डेटा,
अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। ठीक है, हमारा जो 10th का सिलेबस है वो ग्रुप डेटा से डील करता है, तो हमको ज्यादा फोकस ग्रुप डेटा पे ही रखना है। तो ग्रुप डेटा ये है, और इस टेबल को बोला जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, इस टेबल को क्या बोला जाएगा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया किसका? स्टैटिस्टिक का। स्टैटिस्टिक मतलब क्या होता है, समझ में आ गया होगा? कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड देन जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको एनालाइज करते हैं हम लोग, फिर कुछ इंटरप्रिटेट करते हैं, यानी कि वहां से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि डेटा क्या होता है। डेटा इज नथिंग बट दैट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मोस्टली इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, मोस्टली वो इंफॉर्मेशन नंबर के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डेटा। फिर मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। तो 10th का सिलेबस डील करता है सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डेटा से, तो हमको ज्यादा फोकस ग्रुप डेटा में करना है। ठीक है, चलो अभी है ना, अभी मैं आपको ये बताने वाली हूं कि जो हमारा ये जो 6.1, 6.2 और 6.3 है, इसका भी छोटा मैं इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दूंगी, जो कि बहुत जरूरी है, इसको लाइटली मत लेना। तो अभी मैं जो आपको बताऊंगी, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम के लिए और रुक जाओ। यहाँ पे देखो, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि ये जो 6.1 प्रैक्टिस सेट है और 6.2 जो है और 6.3 जो है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या है, किसके बारे में है, ये मीन मीडियन मोड होता क्या है, तो वही मैं अभी आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसका बेसिक मैं अभी करा रही हूँ, तो ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? व्हाट इज दिस सेंट्रल टेंडेंसी? जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से कुछ समझ में आ गया होगा, सेंट्रल मतलब सेंटर में जो वैल्यू होती है, ऐसा कुछ, राइट? तो यहाँ पे देखो, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि अगर एक कोई डेटा होता है ना, अगर एक कोई डेटा होता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, यहाँ पे कोई तो एक डेटा है, ठीक है, कोई तो एक यहाँ पे मैंने डेटा कलेक्ट किया, कुछ तो डेटा कलेक्ट किया, तो मुझे क्या चाहिए? एक ऐसी वैल्यू चाहिए, मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस पूरे डेटा को क्या कर सके? रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, ये डेटा कहाँ कहाँ लेके मैं घूमूं, मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस पूरे डेटा को क्या कर सके? रिप्रेजेंट कर सके। तो उसी वैल्यू को हम बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू, या उसी को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। एंड यहां पे हमारे पास ये सेंट्रल टेंडेंसी के हमारे पास 3 मेजर्स है। ओके, पहले मैं देखो फिर से बताती हूँ, यहाँ पे मैंने ना अच्छे से डेफिनेशन भी लिखा है। यहाँ पे है ना, हमको क्या चाहिए कि हमारा जो डेटा है उसको कोई एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर सके, उसको कोई एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर सके, तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमको वो डेटा बार बार लेके घूमना ना पड़े। ठीक है, तो ऐसी कोई एक वैल्यू, यहाँ पे देखो, ऐसी कोई एक वैल्यू जो पूरे डेटा का एक रिप्रेजेंटेटिव बन सके, या जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देयर आर 3 सेंट्रल टेंडेंसी। यस, हमारे डेटा को अगर सिर्फ एक वैल्यू से आपको बताना है, तो हम उसको 3 तरीके से बता सकते हैं। और वो 3 तरीके क्या है? या तो आप उस डेटा का मीन निकाल लो, मीन को हम एवरेज वर्ड से भी बुलाते हैं। ये ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन सब 9th में हुआ है, बट मैं फिर भी बताऊंगी आपको कि मीन को हम एवरेज करके भी बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर हमको हमारे पूरे डेटा को, ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, ये हमारा डेटा है, मैंने कुछ 5 है ना, मतलब मान लो कि 5 बच्चों का कुछ तो मैंने डेटा कलेक्ट किया, वही मार्क्स का डेटा ही कलेक्ट करूंगी, आखिरकार टीचर हूं तो मार्क्स का ही डेटा कलेक्ट करूंगी, बरोबर? तो यहाँ पे मैंने कुछ 5 बच्चों का मार्क्स का डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखा है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कैसे कुछ भी डेटा हो सकता है, ऐसा अज्यूम मत करना। 8 है मान लो, इधर मान लो कि क्या है 0, किसी को तो 0 मार्क्स मिले, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे देखो, अभी क्या मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि हमारा जो डेटा है उसको अगर कोई एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर सके तो मजा आ जाएगा। तो वो जो एक वैल्यू है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, या वो एक वैल्यू हमको कौन कौन से टाइप में मिल सकती है, तो वो है यहाँ पे देयर आर 3 सेंट्रल टेंडेंसी एंड दे आर मीन मतलब कि एवरेज,
मीडियन, मीडियन मतलब कि मिडल वैल्यू जिसको बोला जाता है कि उस डेटा की मिडल वैल्यू क्या है, हम हमारे पूरे डेटा को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसकी जो मिडल वैल्यू आती है वो हो जाएगी, वो हो जाता है हमारा मीडियन, ठीक है। और मोड क्या होता है, मोड वो वैल्यू होती है जो उस डेटा में ज्यादा बार रिपीट हुई है, तो उसको हम बोलते हैं मोड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि सेंट्रल टेंडेंसी वो वैल्यू होती है जो हमारे पूरे डेटा को, पूरे डेटा की क्या बन सके, एक रिप्रेजेंटेटिव बन सके, तो उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। एंड देयर आर 3 सेंट्रल टेंडेंसी, नेमली मीन, मीडियन, मोड। समझ में आया, ठीक है। अब ये मीन मीडियन मोड हम कैसे निकालेंगे, तो मीन मीडियन मोड किसका निकालना है, डेटा का ही निकालना है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ध्यान से सुनना कि ये ना रॉ डेटा का मीन मीडियन मोड हमने 9th स्टैंडर्ड में निकालना सीख लिया था, यस। अभी हमको नहीं सीखना है, टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे। और अनग्रुप डेटा का भी मीन मीडियन मोड निकालना हमने सीख लिया है, कब, 9th स्टैंडर्ड में। तो अभी हमको नहीं सीखना है, हमारा पूरा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डेटा पे। तो हमको क्या क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, ग्रुप डेटा दिया रहेगा, और हम क्या करेंगे, ये जो ग्रुप डेटा है इसका मीन निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे। मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। मैं छोटी सी बात और बता देती हूँ कि हम लोग मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकलता है वो हम प्रैक्टिस सेट 6.1 में देखने वाले हैं। इसके 3 मेथड है, यस, मीन निकालने के 3 मेथड है, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी। बट हाँ, 6.1 में क्या देखेंगे कि ये जो ग्रुप डेटा है इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे, मतलब मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर 6.2 में हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा ग्रुप डेटा है इसका हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मीडियन को कैपिटल लेटर एम से ही डिनोट करते हैं, इसका कोई ज्यादा नोटेशन भी नहीं है, आई थिंक कैपिटल लेटर एम भी नहीं यूज होगा, मीडियन ही लिखो, ठीक है। उसके बाद 6.3 में हम ये देखेंगे, 6.3 में हम ये देखेंगे कि ग्रुप डेटा, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डेटा ही है आपके पूरे सिलेबस में, ठीक है। ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालते हैं, तो अभी आपको समझा कि आपका जो पूरा प्रैक्टिस सेट है या पूरा ये जो चैप्टर है वो कैसे चलने वाला है, ओके। 6.1 मीन, 6.2 मीडियन, 6.3 मोड, और किसका, कौन से डेटा का, बोलो, यस, ग्रुप डेटा का, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डेटा का, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू दिस, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो देयर आर 3 सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट वैल्यू, दैट वन वैल्यू, वो एक वैल्यू जो उस पूरे डेटा को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, तो वो है सेंट्रल टेंडेंसी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो सेंट्रल वैल्यू कैसे निकाल सकते, तो यहाँ पे 3 मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी के, जो है मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो मैंने ऊपर ऊपर से तो आपको बता ही दिया है कि मीन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है, और मोड का मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि देखो, मीन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन, मीन का मतलब क्या होता है, मीन मीन्स व्हाट, इट इज द एवरेज, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज होगा वो होता है हमारा, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं या इसको सिंपली मीन भी बोला जाता है, ठीक है। और ये मीन कैसे निकाला जाता है, तो रॉ डेटा की बात करें तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है। मीन अगर आपको निकालना है तो दैट इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेट मी एक्सप्लेन यू विथ सम एग्जांपल। जैसे कि देखो, मीन अगर निकालना है, मान लो कि ये कुछ हमारे पास डेटा है, ये मान लो कि ये मैंने 3 डेटा कलेक्ट किया, कोई भी डेटा रैंडम डेटा है, ये मेरे पास 3 बच्चों का कुछ डेटा है, ठीक है। तो अभी मुझे इसका मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये रॉ डेटा है ना, ये रॉ डेटा है, तो मीन इज इक्वल टू व्हाट, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, हाँ बच्चा, ये इनको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करो, सबका सम करो, सम मतलब क्या, टोटल, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 3 है, तो यहाँ पे 3, तो इनको ऐड करो, तो ये 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 डिवाइड बाई 3 करोगे
तो 10 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा, 3.3333 समथिंग आएगा। तो यानी कि ये क्या है, ये मेरा मीन है। अब ये मीन क्या बता रहा है, मीन ने क्या किया, मीन जो है ना इसने क्या किया, ये जो सारे मेरे ये जो डेटा था ना, ये जो डेटा है इसको एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, वो है एक वैल्यू। अब इस वैल्यू से पता चल रहा है, मैं यहाँ पे 3.3 ही लिख रही हूँ, तो इस एक वैल्यू से ये पता चलेगा कि जो मेरे डेटा के जो ऑब्जर्वेशन है ना वो इसके इर्द गिर्द है, वो इसके इर्द गिर्द है, यानी कि इसके अराउंड, वो इसके कुछ अराउंड उनकी वैल्यू होगी। देखो 3.3 लगभग आसपास ही है, 3.3 और 5 भी आसपास ही है, और 2 और 3.3 भी क्या है, आसपास है। तो ये है सेंट्रल टेंडेंसी, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है मेरे इस डेटा की। मुझे इससे पता चल रहा है कि मेरे जो डेटा के जो ऑब्जर्वेशन है वो इसके आसपास के ही है कुछ, समझा। ये है मीन। मीन कैसे, ये रॉ डेटा का बता रही हूँ, वैसे तो नहीं भी मतलब ये फॉर्मूला नहीं भी लर्न किया तो भी चलेगा, जो 6.1 में करेंगे ना वो आपको लर्न करना है, ठीक है। अब आ जाते मीडियन। व्हाट इज मीडियन, मीडियन से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मीडियन मतलब मिडल वैल्यू, मीडियन मतलब होता है मिडल वैल्यू। तो जब हम एक डेटा को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, हाँ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है द स्कोर्स। स्कोर्स मतलब वही यार, इन लोग है ना अलग अलग नाम दे देते हैं, कभी ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, कभी स्कोर्स बोलते हैं, कभी टर्म्स बोलते हैं। अब इनको टर्म्स भी, मतलब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उस डेटा को स्कोर्स भी बोला जा सकता है, ऑब्जर्वेशन भी बोला जा सकता है, टर्म्स भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो जब हम अपने ऑब्जर्वेशन को या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो जो नंबर एग्जैक्टली मिडल पोजीशन में होता है उसी को हम बोलते हैं मीडियन ऑफ दैट डेटा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया था, तो यहाँ पे पहले तो इनको क्या करो, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो 2 3 5। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज मीडियन, है ना, मिडल में, एग्जैक्टली मिडल में तो ये आ रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा मीडियन। तो ये है, अगर मुझे इस पूरे डेटा को एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसका भी सहारा ले सकती हूँ, मैं मीडियन निकाल के मैं बोल दूंगी कि ये है मेरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस डेटा, ये है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो ये 3 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा, ठीक है। किसी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है तो मिडल वैल्यू कैसे पता चलेगी। जैसे कि अगर मान लो कि ये कुछ डेटा है, ठीक है, ये कुछ डेटा है, तो ये देखो, ये यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 4 है, तो इसका मिडल वैल्यू कैसे पता चलेगा कि इसका मीडियन क्या होगा। देखो मैंने ऑलरेडी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, तो इसका मिडल वैल्यू कैसे पता चलेगा। तो जब भी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये देखो, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऑड थे, तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं ना तो फटाक से मीडियन मिल जाता है। लेकिन जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है ना, इवन मतलब देखो इधर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है तो इवन है, तो तब क्या करने का, जो मिडल के टू जो हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं ना उनका एवरेज निकालने का, उनका मीन निकालने का, तो आपको उसका मीडियन मिल जाएगा। जैसे कि इन दोनों का मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन मतलब क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ इसको देखो 2, तो यानी कि ये 14 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7। तो इस डेटा का जो मीडियन है वो कितना है, 7 है। अगर मान लो ये नहीं भी आ रहा है, इट्स ओके, चिल, टेंशन मत लो, लेकिन किसी मन में डाउट होगा तो कि यहाँ पे तो मीडियन फटाक से मिल गया, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 रखेंगे तो मीडियन क्या होगा। तो क्या करने का, मिडल के 2 वैल्यूज जो होते हैं ना उनका एवरेज निकालने का। ये एवरेज पता है ना, ऊपर किया था ना, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमको इनको भूल जाओ, सिर्फ मिडल 2 वैल्यू को देखो, इन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें 2, तो जो इनका एवरेज निकल के आएगा वो हमारा मीडियन। समझ में आ गया, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू मोड। व्हाट इज मोड, मोड क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जर्वेशन या एक ऐसा स्कोर which is repeated maximum number of time in the given data is known as mode of the data। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया था, ये जो एग्जांपल है इसका मोड क्या है, या ये जो डेटा है इसका मोड क्या है, तो इन दोनों का कोई भी मोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है क्या, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, मोड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, या कभी कभी तो 2 या 2 से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं। हाँ ऐसा भी होता है, जैसे कि यहाँ पे तो कोई मोड है नहीं, यहाँ पे भी कोई मोड है नहीं। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिसमें आपको मोड दिखाई देगा।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया, मान लो 5 3 7 3 1, तो यहाँ पे बताओ मोड कौन है? मोड मतलब क्या कि वो नंबर या वो स्कोर जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखो 5 एक बार रिपीट हुआ है, 7 एक बार, 1 भी एक बार ही है, बट ये 3 देखो 2 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे मोड जो है वो क्या है? 3 है। ओके, समझा? और एक दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको 2 मोड मिल जाएंगे यार। यहाँ पे देखो 3 2 बार रिपीट हुआ, 5 2 बार रिपीट हुआ, अरे बाबा वाह। तो यानी कि यहाँ पे मोड 2 है, मोड है 3 एंड 5, यानी कि या तो एक भी मोड, ये 5 है, थोड़ा स्टाइल में लिख दिया तो कुछ गलती हो गया। हाँ, यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रही थी, या तो किसी डेटा का मोड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो यहाँ पे कोई मोड नहीं है, इसका कोई मोड नहीं है, इसका कोई मोड नहीं है, लेकिन इस डेटा का मोड मिला, एक मोड मिला, दैट इज 3। ये डेटा के 2 मोड्स मिले, तो यानी कि यहां से समझ में आता है कि मोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या मोड एक भी हो सकता है, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये है हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के छोटे छोटे थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये हमारा 6.1 है। 6.1 में हम लोग क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होता है ना, उसका मीन निकालेंगे। तो 3 मेथड है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये हैंड रिटन नोट्स जो है, यहाँ पे आपको साफ नहीं दिख रहे होंगे, कोई बात नहीं। ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना, उसको डाउनलोड कर लेना। नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, या टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां पे मैंने सारे नोट्स दिए हैं अलजेब्रा के। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस चैप्टर, अलजेब्रा के जितने भी हैंड रिटन नोट्स है ना, जितने भी हैंड रिटन नोट्स है, सारे 6 चैप्टर्स के सारे हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए हैं। तो जरूर उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? जरूर उसको डाउनलोड कर लेना। बहुत बच्चों ने डाउनलोड कर भी लिया है। 1 to 6 ऑल द चैप्टर्स, सबके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस आप चेक कर लो टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।